हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के हमारे कई पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट नंबर हमारा 6 तक हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6 तक हमारी बात हो चुकी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पिछली क्लास में हमने क्या छोड़ा था, क्या हमने पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे त्रिभुजों के प्रकार, हमने पढ़े थे। त्रिभुजों के प्रकार में हमने दो टाइप से पढ़े थे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और हमने कोणों के आधार पर त्रिभुज पढ़े थे। दो टाइप से हमने पढ़े थे, कोणों के आधार पर देख लिए थे, भुजाओं के आधार पर देख लिए थे। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देखे थे। इसके बाद आज हम क्या देखेंगे कि हमारा और भी कई बातें हैं त्रिभुज में। अभी त्रिभुज का जो टॉपिक है वो लंबा चलने वाला है। ज्योमेट्री जो मेन टॉपिक है वो तो हमारा लंबा चलेगा ही चलेगा, पर ज्योमेट्री के अंदर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा त्रिभुज वाला टॉपिक, ठीक है, वो भी त्रिभुज हमारा थोड़ा लंबा चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आगे हमारा अब क्या बच रहा है। देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं। ठीक है, अब त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं कि मैंने ये डायग्राम बनाया, जिसका नाम दे दिया ए, बी और सी। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसका नाम दिया ए, बी और सी। अब इसमें माध्यिका क्या होती है, देखो माध्यिका होती है ये वाली, ये माध्यिका है डी, ये क्या है, माध्यिका है। एडी यहाँ पर क्या है, माध्यिका है। इसकी हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं वो हमें देखना है। डेफिनेशन देखो हम कैसे बना सकते हैं इसकी कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलकर जो रेखा बनती है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। हम क्या बोलेंगे इसको सिंपल तरीके से कि त्रिभुज के शीर्ष तथा उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलकर बनी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यही हम डेफिनेशन इसमें लिख लेंगे, क्या होगी कि त्रिभुज के शीर्ष तथा उसके सम्मुख सम्मुख का मतलब सामने वाली, ठीक है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलकर बनी रेखा क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं कहलाती हैं, या माध्यिका कहलाती है। क्लियर है ये चीज। त्रिभुज के शीर्ष तथा उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलकर बनी रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर और क्या हम क्या देखेंगे आगे कि एक त्रिभुज में हम कितनी माध्यिका बना सकते हैं, वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक तो मैंने आपके सामने बना रखी है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। त्रिभुज की भुजा भी कितनी होती है, 3 होती है। तो मैंने एक शीर्ष से तो पहले से ही भुजा वो माध्यिका बना रखी है। बाकी के 2 शीर्ष से भी तो हम बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। इस शीर्ष से हम सम्मुख वाली भुजा के मध्य बिंदु से, और इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा वाले मध्य बिंदु से। तो एक त्रिभुज में टोटल कितनी बन सकती है, माध्यिका कितनी बन सकती है, 3। तो हम यहाँ पर स्पेशल नोट में लिख सकते हैं इस बात को हम नोट में लिख सकते हैं क्या, कि एक त्रिभुज की 3
तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं, तीन माध्यिकाएं हो सकती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हो सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो क्लियर आप सीधा तुरंत जवाब क्या दोगे? तीन माध्यिका हो सकती है। क्लियर? माध्यिका की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे, ये डेफिनेशन आप दे सकते हो कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा से मिलकर जो हमारी रेखा बनती है, वही हमारी रेखा क्या कहलाएगी? त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, आगे हम देखो क्या देखेंगे अब इसमें आगे। देखो आगे हम इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की। त्रिभुजों की सर्वांग समता में हम कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होता है उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला सिंपल तरीके से, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये कोई त्रिभुज है और ये मैंने दूसरा त्रिभुज लिया। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि त्रिभुज को सर्वांगसम बनाने के लिए हमें कम से कितने त्रिभुज चाहिए होते हैं? दो। हम दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्पेशल हेडिंग में, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, दो त्रिभुजों को हम कैसे सर्वांगसम करते हैं एक दूसरे के? तो देखो सिंपल वे में अगर हम इसको पढ़ें तो किसी भी एक त्रिभुज की आकृति, या हम ऐसे बोले कि कोई दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज की आकृति को अपने ऊपर बिल्कुल सेम ढक ले। जैसे कि मैंने यहाँ पर यह त्रिभुज बनाया है और इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के ऊपर रखूं तो बिल्कुल वो ढक ले, उसको सेम टू सेम इसके ऊपर आ जाए, वो क्या हो जाता है? एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम है, मतलब एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो किसी भी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वांग सम होते हैं। पहला हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कोई त्रिभुज किसी किसी अन्य किसी अन्य किसी अन्य त्रिभुज की आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ये है हमारी सिंपल वे में हम इसको समझने का तरीका कि कोई त्रिभुज किसी अन्य त्रिभुज की आकृति को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है? ढक लेता है, कवर कर लेता है बिल्कुल। जैसे कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैंने इस त्रिभुज को ऊपर रखा तो इस वाले त्रिभुज को बिल्कुल ढक लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर रख रहा हूं तो ये त्रिभुज इसके ऊपर आ गया, ये त्रिभुज इसके ऊपर आ गया बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पर ये त्रिभुज आ गया और ऐसा आया कि नीचे वाला त्रिभुज हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो पूर्ण रूप से ढक लिया। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर हैं, इक्वल हैं, और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम कहलाते हैं। ये तो हमने एक तरीका देखा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम त्रिभुजों को सर्वांगसम कैसे बता सकते हैं? त्रिभुजों को बताने के लिए देखो, सर्वांगसम बताने के लिए दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या है त्रिभुजों की सर्वांगसमता बताने के लिए? कि देखो यहां पे दो त्रिभुजों को
सर्वांशम सर्वांशम, या हम ऐसे लिखेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांशम तब होंगे जब निम्न में से कोई नियम लागू हो रहा हो। ठीक है, निम्न में से कोई नियम लागू हो रहा हो। यह है दूसरा हम कि दो त्रिभुजों को सर्वांशम तब होंगे जब निम्न में से कोई नियम लागू हो रहा हो। अब वो नियम कौन से हैं? देखो, पहला नियम की बात मैं करता हूं। पहला नियम हम पढ़ेंगे एस ए एस नियम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भुजा कोण भुजा। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे ए एस ए नियम, कोण भुजा कोण। तीसरा हम पढ़ेंगे एस एस नियम, एस नियम, भुजा ठीक है, और चौथा हम पढ़ेंगे आर एच एस नियम। ठीक है, आर एच एस नियम, आर हो जाएगा हमारा समकोण, एच हो जाएगा हमारा कर्ण, और एस हो जाएगा हमारा भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ये हो गया हमारा चौथा नियम। तो इन चारों नियमों में से अगर कोई नियम लागू हो रहा है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर देखो एस शो करता है भुजा को, मतलब एस को इंग्लिश में बोला जाता है साइड, और साइड को हिंदी में बोला जाएगा भुजा। ठीक है, इसलिए एस का मतलब है भुजा, और ए को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल, एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। तो ए का मतलब हो जाएगा कोण। तो यहाँ पर एस ए एस का मतलब भुजा कोण भुजा, ए एस ए का मतलब कोण भुजा कोण, एस 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 का मतलब भुजा भुजा, और आर एच एस का मतलब है, आर का मतलब हो जाएगा समकोण। ठीक है, राइट एंगल, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, और एस का मतलब साइड, जिसका मतलब हो जाएगा भुजा। ठीक है, तो आर एच एस का मतलब हो गया समकोण कर्ण भुजा। अगर इन चारों में से कोई नियम लग रहा है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब कैसे कैसे ये नियम लगते हैं वो हम पहले तो हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, पूरा कंप्लीट लिखेंगे कि क्या क्या इनमें बराबर होना चाहिए, क्या क्या बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनको समझेंगे हम कि इनमें कैसे कैसे बराबर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लेंगे एस ए एस। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एस ए एस, एस ए एस, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। यहां पर देखेंगे अब भुजा कोण भुजा में, यहां पर देखो भुजा कितनी बार आ रही है? 2, और कोण कितनी बार आ रहा है? 1 आ रहा है। और हम कितने त्रिभुज लेते हैं सर्वांगसम बताने के लिए? 2 त्रिभुज लेते हैं। तो दोनों त्रिभुजों में दो दो भुजाएं तो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, और एक कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो यहां पर यही लिखेंगे हम इसमें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं
तथा एक कोण, दो भुजाएं तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण के बराबर हो। तो यहाँ पर एसएएस नियम का मतलब क्या है कि किसी भी एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, जैसे हमने दो त्रिभुज लेते हैं, ये पहला लिया और ये हमने दूसरा लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनमें दो दो भुजाएं तो आपस में बराबर होनी चाहिए, जैसे ये और ये बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है, दो भुजाएं आपस में बराबर है और कोई एक कोण बराबर है, जैसे मान लो ये और ये कोण आपस में बराबर है, तो मतलब हमारा कौन सा नियम लगा, एस नियम हमारा लग गया। यहाँ पर देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल एस का बता रहा हूं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, ये कोण बराबर है पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर नहीं है, तो कौन सा नियम लगेगा हमारा, एस नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा लगेगा, मतलब दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या है, बराबर है, दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने क्या देखी इसकी, क्या है इसका, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण के बराबर हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। लिख देते हैं, वे त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। क्लियर है ये चीज कि भुजा कोण भुजा में क्या बराबर होने चाहिए, दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए। क्लियर है। आगे हमारा दूसरा जो आएगा वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही बहुत है कि हमारा भुजा कोण भुजा तक हमने पढ़ लिया है। बाकी हमारे सर्वांग सम के जो 3 नियम और बच रहे हैं जो लागू होने चाहिए, ठीक है, उनमें से कोई सा भी नियम हमारा लग सकता है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, तो हम वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपने नियम पढ़ने के बाद हम ये वाले नियम पढ़ लेंगे हमारे भुजा कोण भुजा वाले, ठीक है, और कोण भुजा वो कोण भुजा भुजा भुजा, और RHS वाला हमारा जो नियम बच रहा है वो बाकी के 3 नियमों को हम पढ़ने के बाद आगे उनमें देखेंगे कि ये दो भुजाएं और एक कोण हम कैसे बराबर करते हैं और एक तीनों भुजाएं बराबर कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद आगे हम फिर त्रिभुजों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हमारा त्रिभुजों का टॉपिक जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा, ज्योमेट्री का तो चलेगा ही चलेगा, त्रिभुज ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुजों का टॉपिक भी हमारा थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।